शिक्षण गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। सबसे पहले बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, समूह के लिए कोई सही रास्ता नहीं है, यह कथन किसका है? तो किसका ये कथन? ये कथन है गैलोइस का है। किसका है? इवारिस्टे गैलोइस का। इवारिस्टे गैलोइस का। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का योगदान बताइए। किस किस का योगदान बताना है? हमें बताना बी एस ब्लूम का क्या योगदान है, बी एफ स्किनर का क्या योगदान है, रॉबर्ट मैगटर का क्या योगदान है, किलपैट्रिक का क्या योगदान है, और श्रृंखला अनुदेशन के प्रवर्तक का क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी एस ब्लूम की। तो बी एस ब्लूम का संबंध किससे है? उद्देश्यों के वर्गीकरण से है। तो बी एस ब्लूम का संबंध किससे है? उद्देश्य के वर्गीकरण से है। बी एफ स्किनर का किसके है? तो बी एफ स्किनर का अभिकर्मित अनुदेशन के का प्रतिपादन से है। रॉबर्ट मैगर का ज्ञानात्मक उद्देश्यों के व्यवहार से है। किलपैट्रिक का योजना विधि के प्रतिपादन से है। श्रृंखला अनुदेशन के प्रवर्तक नॉर्मन ए क्राउडर हैं। प्रश्न नंबर 3, बी एस ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो बी एस ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष है। तो बी एस ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया, जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष है। प्रश्न नंबर 4, RCEM प्रणाली के उद्देश्यों, RCEM प्रणाली में उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो कितने में किया गया है? तो 17 मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न नंबर 5, RCEM का पूरा नाम क्या है? तो RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। क्या नाम है? RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। प्रश्न नंबर 6, बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा? तो बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा। प्रश्न नंबर 7, बी एस ब्लूम का पूरा नाम क्या है? तो बी एस ब्लूम का पूरा नाम है बेंजामिन स्मिथ ब्लूम। बेंजामिन स्मिथ ब्लूम। तो बी एस ब्लूम का पूरा नाम क्या है? बेंजामिन स्मिथ ब्लूम है। पॉइंट नंबर 8, उद्देश्यों एवं प्राप्य उद्देश्यों में आधारभूत अंतर बताएं। तो उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर है? तो उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में आधारभूत अंतर। नंबर 1, उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं, जबकि प्राप्य उद्देश्य जो होते हैं वो लघुकालिक होते हैं। उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं और प्राप्य उद्देश्य लघुकालिक होते हैं। नंबर 2, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई प्राप्य उद्देश्यों को प्राप्त करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 9, व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? तो व्यवहारिक उद्देश्य क्या होता है? प्राप्य उद्देश्यों को कार्यसूचक क्रियाओं का योग कर निष्पादन के रूप में विशिष्ट ढंग से परिभाषित करने को व्यवहारिक उद्देश्य कहा जाता है। अथवा उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली जिनमें उनको निष्पादित करना है, इस रूप में परिभाषित करना व्यवहारिक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 10, लक्ष्यों की 2 विशेषता बताएं। तो लक्ष्य की 2 विशेषता क्या है? नंबर 1, ये समग्र विषय एवं शिक्षा व्यवस्था से संबंधित होते हैं। समग्र विषय एवं शिक्षा व्यवस्था से संबंधित होते हैं। नंबर 2, इनकी पूर्ति के लिए सभी विद्यालय, समाज और राष्ट्र उत्तरदायी होते हैं। इनकी पूर्ति के लिए सभी विद्यालय, समाज और राष्ट्र उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 11, ग्रेगारी श्रेणी लिखिए या ग्रेगारी सीरीज क्या है? तो ग्रेगारी सीरीज क्या है? तो ग्रेगारी श्रेणी जो होती है उसको लेबनीज श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लेबनीज श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है? इंटीग्रल 0 to x du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू ए आर सी टेन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस, और फिर इसी प्रकार से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता चला जाएगा। तो 2-3 बार अगर आप इस श्रेणी को, इस सीरीज को लिख करके देख लोगे तो ये याद हो जाएगा।
अब बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, गणित शिक्षण के समस्त ध्येय निम्नांकित वर्गीकरण में समाहित किए जाते हैं। तो किस में किए जाते हैं? तो ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान ही रखना है कि व्यवहारिक, अनुशासनिक और सामाजिक। तो व्यवहारिक, अनुशासनिक और सामाजिक रूप में। प्रश्न नंबर 2, शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब मापने योग्य हो, या अवलोकन करने योग्य हो, या प्राप्य योग्य हो, या ये सभी। तो आंसर आ जाएगा ये सभी। यानी कि शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहा जाता है जब वो मापने योग्य हो, जब वो अवलोकन करने के योग्य हो, जब वो प्राप्य योग्य हो। प्रश्न नंबर 3, शाब्दिक शाब्दिक कथनों को सांकेतिक रूप में और सांकेतिक कथनों को शाब्दिक कथनों में अनुवादित करना, यह व्यवहारगत विशिष्टीकरण निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये होता है अवबोध उद्देश्य से संबंधित। तो शाब्दिक कथनों को सांकेतिक रूप में और सांकेतिक कथनों को शाब्दिक कथनों में अनुवादित करना व्यवहारगत विशिष्टीकरण निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो अवबोध उद्देश्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने किया। पॉइंट नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? तो कार्य सूचक क्रिया क्या है? जानना, देखना, रेखांकित करना या सुनना। तो रेखांकित करना जो है वो कार्य सूचक क्रिया है। प्रश्न नंबर 6, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसने किया? तो कब किया? ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया गया, कब किया गया? 1956 में किया गया। 1956 में किया गया। प्रश्न नंबर 7, भावात्मक उद्देश्य किससे संबंधित है? तो भावात्मक उद्देश्य प्रशंसा से संबंधित होते हैं। जब किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, या किसी की से प्रशंसा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तभी तो भावात्मक उद्देश्य उससे संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 8, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता? ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, संगठन या विश्लेषण। तो आंसर आ जाएगा संगठन जो होता है वो भावात्मक उद्देश्य से संबंधित नहीं होता। भाई ग्रहण करना, अनुक्रिया करना और विश्लेषण करना, ये सभी भावात्मक पक्ष में आते हैं। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न नंबर 1, लक्ष्य व्यापक और कैसे होते हैं? तो लक्ष्य व्यापक और दीर्घकालिक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, उद्देश्यों का क्षेत्र क्या या क्या होता है? तो उद्देश्यों का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक या असीमित होता है। व्यापक या असीमित होता है। प्रश्न नंबर 3, क्रियात्मक पक्ष का विकास किसने किया? तो क्रियात्मक पक्ष का विकास ई.जे. सिम्पसन ने किया। क्रियात्मक पक्ष का विकास ई.जे. सिम्पसन ने किया। प्रश्न नंबर 4, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया किस पक्ष का अंग है? तो जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया भावात्मक पक्ष का अंग है। यह प्रश्न 2013 में आया है। अब बात करेंगे सत्य असत्य कथनों की। प्रश्न नंबर 1, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, सुनने पर ज्यादा फोकस करेंगे। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति अनुदेशात्मक उद्देश्यों की सहायता से की जाती है। तो यह कथन सत्य है। पॉइंट नंबर 2, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में बालक के अधिगम अनुभव को महत्व नहीं दिया जाता। तो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में बालक के अधिगम अनुभव को महत्व नहीं दिया जाता, तो सत्य है। पॉइंट नंबर 3, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन होता है, ये बात सही है। पॉइंट नंबर 4, शैक्षिक उद्देश्यों का मुख्य स्रोत मनोविज्ञान है। तो शैक्षिक उद्देश्यों का मुख्य स्रोत मनोविज्ञान नहीं होता, इसलिए कथन असत्य हो गया। पॉइंट नंबर 5, भावात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन ने किया। नहीं, सिम्पसन ने नहीं किया था। पॉइंट नंबर 6, क्रियात्मक पक्ष का विकास केवल ब्लूम ने किया। ऐसा भी नहीं है, तो असत्य हो गया। पॉइंट नंबर 7, चरित्रीकरण का संबंध क्रियात्मक पक्ष से है। तो ऐसा भी नहीं है। पॉइंट नंबर 8, लक्ष्य, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, एम, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम और सिलेबस। तो जो लक्ष्य का संबंध उद्देश्य से है वही पाठ्यक्रम का पाठ्यचर्या से है, तो ये बात सही है। प्रश्न नंबर 9,
आरसीएम प्रणाली में उत्पादन की अपेक्षा प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आरसीएम प्रणाली में उत्पादन की अपेक्षा प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। पॉइंट नंबर 10, प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान ज्ञान उद्देश्यों की कार्य सूचक क्रियाएं हैं। तो ये बात सही है। वे प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान ज्ञान उद्देश्यों की कार्य सूचक क्रियाएं हैं, बात सही है। पॉइंट नंबर 11, क्रियात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर चरित्र निर्माण है। तो क्रियात्मक पक्ष का एक्टिविटी सबसे ऊंचा स्तर क्या चरित्र निर्माण है? तो ऐसा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।